नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नेट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। नेट का रिज़ल्ट आ चुका है। तो आप सभी बच्चों को, वो सभी बच्चे जिन्होंने मेहनत करी है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका रिज़ल्ट हुआ उन्हें भी बहुत शुभकामनाएं, जिनका नहीं हुआ वो फिर से एक नई कोशिश कीजिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि ये आखिरी एग्ज़ाम था या इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये एग्ज़ाम फिर से होंगे। उन सभी को बहुत बधाई जिन्होंने मेहनत की और जेआरएफ के लिए सेलेक्ट हुए। हमारे भी स्टूडेंट्स थे इसके अंदर काफ़ी, तो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। नेट हुआ उनको भी बहुत बधाई। नेट भी कोई कम नहीं है, अपने आप में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है ये। तो नेट भी आपने निकाला, आपने जेआरएफ भी निकाला। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले बता देता हूँ, 1 मार्च से हम नेट का एक और जेआरएफ श्योर बैच शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा टारगेट रहता है कि बच्चों को सर्वाधिक अंक कैसे मिल सकते हैं ताकि वो इजीली जेआरएफ की तरफ जा सकें। तो इस बार भी वही था, इसमें भी काफ़ी बच्चों का हमारा रहा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्लास में हम आपको नोट्स है, आपके ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन पेपर है, डाउट सेशंस है, सब कुछ हम इस पर डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं हम कि 12th क्लास से हम उसको उठाकर चलें और ग्रेजुएशन, आपकी पीजी और उसके बीच में जितना भी कंटेंट होता है हम उन सबको पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो 1 मार्च से बैच शुरू है, उसका एडमिशन चल चुका है। तो ज़्यादा एडमिशन में नहीं ले लूँगा, और लेता भी नहीं हूँ, आप जानते हैं। तो ज़्यादा एडमिशन में नहीं लेता हूँ। तो बैच फुल हो गया तो उसके बाद मैं क्षमा चाहूँगा। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है काफ़ी बच्चों का इसमें डाउट था कि सर, जो रिज़ल्ट आया है, जो रिज़ल्ट आपके एनटीए नेट का, उसमें कट ऑफ क्या रहा, कितने मार्क्स के ऊपर नेट माना गया, कितने मार्क्स पे आपको जेआरएफ माना गया। तो ये एक डाउट रहता है कई बार बच्चों का। तो मुझे लगा कि चलिए इसी के ऊपर हम आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो आज देखते हैं हम क्या रहता है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे हर बार की तरह कुछ मैं कहूँ कि कयास जो लगाए जाते हैं फिलॉसफी के अंदर, वैसे भी कट ऑफ जो है आपकी सर्वाधिक जाती है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है आपकी फिलॉसफी के अंदर जाती है। और उसका कारण भी है कि शायद बच्चे मेहनत ज़्यादा करते हैं या जो भी है। तो कट ऑफ जो है आपकी फ़िलॉसफ़ी में ऑलमोस्ट देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा होती है। हमेशा ये कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है। तो महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इससे डर जाएं या हम इससे घबरा जाएं। महत्वपूर्ण है कि हम इसकी तैयारी किस तरीके से करें, आपका मॉडल किस तरीके से होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन करने का तरीका किस तरीके से होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर फिलॉसफी। अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करता हूँ, जिसको आप जनरल कैटेगरी भी कह सकते हैं, या जिन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, तो ये जो आपको अंक दिख रहे हैं, इसके अंदर पहला वाला जो है वो केवल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जो दूसरा वाला है वो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप का है। तो अनरिजर्व कैटेगरी 198 मार्क्स इस बार तय किए गए कि ये कट ऑफ रहेगा। इसके ऊपर लगभग 169 के आसपास माना गया। और जेआरएफ के लिए 226 अंक तय किए गए, जिसके ऊपर 25 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने इसको उत्तीर्ण किया। तो 198 अपने आप में, अगर आप देखेंगे ये पूरी लिस्ट, अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 198 मार्क्स बहुत कम जगह पर आपको दिखाई देंगे। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स में सेकंड हाईएस्ट है, आप कह सकते हैं अनरिजर्व 194 मार्क्स। 198 अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कई बार बच्चे कहते हैं कि सर, इतने ज़्यादा कट ऑफ है तो फिर कैसे हम इसको कर पाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी 190, मतलब अगर मैं सेकंड और थर्ड की भी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि अ, आपसे ज्यादा भी किसी के। फिलॉसफी का कट ऑफ ऑलमोस्ट हमेशा, ये आज की बात नहीं है या मैं कह रहा हूं इसलिए आज हो रहा है ये, फिलॉसफी का कट ऑफ हमेशा बहुत ज्यादा रहता है। और आप कहते हैं कि सर इतना कट ऑफ है, कैसे पार करेंगे। तो अब आपके सामने है 198 मार्क्स में भी आप देखिए 169 नंबर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जबकि आपकी जेआरएफ के लिए 226 मार्क्स, और उसमें भी 25 विद्यार्थी या 25 जने या 25 नंबर आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। आप बाकी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे, स्टूडेंट्स का रेशियो फिलॉसफी में बहुत अच्छा है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि फिलॉसफी के विद्यार्थी मेहनत हो सकता है ज़्यादा अच्छी करते होंगे शायद इसलिए, या फिलॉसफी के विद्यार्थी ये कर सकते हैं शायद इसलिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर 182 मार्क्स जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तय किए गए कट ऑफ मार्क्स, जिसकी एवज में 46 नंबर
पास हुए और जेआरएफ के लिए 212 माने गए, जिसमें से 7 को पास किया गया। सेम एज ओबीसी की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 176 मार्क्स माने गए। एससी और एसटी की बात करता हूं तो 166 और 148 मार्क्स यहां पर इन्होंने माने। तो अगर नॉर्मली भी मैं अगर देखता हूं फिलॉसफी का, एक आप रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए। मिनिमम मार्क्स कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 154। इससे कम मार्क्स फिलॉसफी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। और मैं नीचे आ जाता हूं तो लास्ट आप कह सकते हैं कि सर ठीक है 122 में मान लेता हूं, लेकिन हम उस श्रेणी में शायद नहीं आएंगे। तो अगर मैं नॉर्मली मानूं 150 मार्क्स जो हैं आपके, 150 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है आपकी फिलॉसफी का। आप किसी भी वर्ग से आते हैं, किसी भी श्रेणी से आते हैं, कोई भी अगर आप विकलांग हैं, कोई भी किसी भी तरह की आपको आरक्षण अगर मिला हुआ है, तो भी आप अपने दिमाग में एक पिक्चर हमेशा रखें कि भैया 150 नंबर अगर मेरे आ रहे हैं तो भी शायद मैं बाउंड्री पर हूं, अभी मैं पास नहीं कर सकता। 150 मार्क्स आपके लिए मिनिमम मार्क्स हैं जिसमें आप नेट पास करेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप इस बात को कि नेट और जेआरएफ पास करने के लिए मुझे जो बेसिक लड़ाई है मेरी, वो 160 165 इतने नंबर तो मुझे लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा अपने मनोमस्तिष्क में रखिएगा। दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि अब एनटीए ने पेपर जो है थोड़ा सा मैं कहूं कि पैटर्न थोड़ा सही कर दिया है। हर बच्चा अब अच्छे नंबर ला सकता है, इस बात की उम्मीद कीजिएगा। पिछली बार जैसे 2 बच्चे हमारे पास थे, तो उनको हमने सिस्टम के हिसाब से अगर हम पढ़ाई करते हैं, तरीके से पढ़ाई करते हैं, उन दोनों का जेआरएफ हो गया। कहने का तात्पर्य, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी का हो जाएगा या सभी का हो गया, नहीं। कहने का तात्पर्य, अगर आप एक सिस्टम बनाएंगे, आप एक मैकेनिज्म बनाएंगे खुद का, आप एक शेड्यूल बनाएंगे खुद का कि 10 यूनिट मेरे पास है, इस 10 यूनिट को मैं कैसे ब्रेक करूं, 10 यूनिट में मुझे क्या पढ़ना है, 10 यूनिट से मुझे क्या निकालना है, और 10 यूनिट में प्रश्न कहां कहां से आते हैं, तो शायद आप ये चीजें कर पाएंगे। दूसरी बात, फिलॉसफी के जो बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हम काफी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो एग्जाम निकल नहीं पा रहा, इसके लिए हम क्या करें? ये बहुत लोगों की समस्या रहती है, आपकी नहीं, बहुत लोगों की समस्या है। मैं हमेशा एक ही बात सबको कहता हूँ, 2012 से चूंकि हम हैं तो सबसे एक ही बात अब से कह रहा हूँ कि आप कितना पढ़ते हैं वो एक महत्वपूर्ण नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस कितना करते हैं वो महत्वपूर्ण है। आपने मान लीजिए 1 घंटा पढ़ाई किया आपके चैप्टर का, लेकिन रोज आपने उसी चैप्टर को आधे घंटे उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए, आपने समझा कि उसके क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो पढ़ बहुत लीजिए आप, पढ़ने की कोई कमी नहीं है, फिलॉसफी है ये तो वैसे भी एक समुद्र है, एक एक टॉपिक पर हजारों किताबें आपको मिल जाती है। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उन सारे टॉपिक्स को जो मैंने पढ़ा है उसको मैं रिकॉल कैसे करूं, मैं उसको याद कैसे रख सकता हूं। तो उसका एक ही मंत्र है कि उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भले ही आप नया चैप्टर मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराने चैप्टर की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है तो आपका काम हो गया, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, मैंने फिलॉसफी के बच्चों की एक और समस्या देखी है, निर्भरता, डिपेंडेंसी जिसे हम कहते हैं कि साहब कोई पढ़ाएगा तब तो हम पढ़ेंगे वरना हम नहीं पढ़ेंगे। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी आप कहते हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो सब कुछ आपको करके दे दे या सब कुछ पढ़ा कर दे दे और आप उसे पढ़ के पास हो जाए, कहने में बहुत आसान लगता है। वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्लास आधे घंटे की क्लास होती है, लेकिन उसके अलावा 23.5 घंटे आपके पास है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ये कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, पास आपको ही करना होगा। टीचर केवल आपको समझा सकता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, बात खत्म। अब आपने उसे क्या समझा ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी को तोड़ने की कोशिश कीजिए, निर्भरताओं को तोड़ने की कोशिश कीजिए। फिलॉसफी के आप स्टूडेंट हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है। संख्या देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत बच्चे, काफी बच्चे ऐसे हैं जो पास कर रहे हैं एग्जाम को। आप सोचिए एक बात, 169, 25, मतलब एक जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, काफी अच्छे नंबर है ये, काफी अच्छी संख्या है ये। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में देखेंगे, क्योंकि वहां पर संख्या बहुत ज्यादा होती है, बच्चे बहुत ज्यादा बच्चे वहां पर बैठते हैं, उसके बावजूद अगर आप देखें तो फिलॉसफी का जो जेआरएफ का रेशियो है वो कोई खराब नहीं है,
वो कोई बहुत गलत रेशियो नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं सर, जैसे इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में 210 संख्या लिखी गई है यहाँ पर कि 210 लगभग बच्चों ने इसको पास किया, या 210 बच्चे जो है यहाँ पास हुए। और यहाँ पर अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूँ तो 1275 बच्चों ने लगभग इसे पास किया। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है सर, बिल्कुल बड़ा नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा, एक छोटा सा एक सिस्टम बताता हूँ आपको, अगर आप समझ पाए तो। देखिएगा, कंपेयर करने की कोशिश कीजिए दोनों सब्जेक्ट्स को। एक रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, कोई उसमें मैंने कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने एक एक बच्चे को देखा है, मैं एक रफ आइडिया आपको समझा रहा हूं। ये फिलॉसफी है, ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लगभग हर यूनिवर्सिटी के अंदर, लगभग हर स्कूल के अंदर, लगभग हर कॉलेज के अंदर चलने वाला सब्जेक्ट है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इसकी क्लासेस नहीं होती होगी। ये बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है, ना केवल नेट में, यूपीएससी में, बाकी सभी से एक जगह पर अच्छा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत सारे बच्चे भी इसके अंदर हैं। इट मीन्स अगर एक नेट का एग्जाम होता है तो आप ऑलमोस्ट मान के चलिए कि लगभग लगभग आप मान के चलिए कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से इकोनॉमिक्स के अंदर कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख बच्चे बैठते होंगे इस एग्जाम, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड को लेकर। मिनिमम रेशो बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 50,000 से 1 लाख बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन के अंदर बैठते हैं। दूसरी तरफ मैं फिलॉसफी की बात करता हूं, स्कूल्स में नदारद है, गायब है। स्कूल्स में फिलॉसफी बहुत कम है। अब स्कूल्स के अंदर फिलॉसफी मैं देखता हूं अगर, या कॉलेजेस में मैं देखता हूं, तो 2012 का जो मेरा खुद का अनुभव है फिलॉसफी को लेके, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, वो आज भी दर्शन शास्त्र के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है। वहां आज भी बच्चों के अंदर फिलॉसफी पढ़ने का एक इंटरेस्ट है। इनफैक्ट इस बार हमारे जो जेआरएफ है वो भी लगभग वेस्ट बंगाल से ही है सारे। ये मैंने एक रेशो देखा कि वेस्ट बंगाल से, हाँ सच में उन लोगों के अंदर वो चीज है, और उसका एक कारण है, वहां पर स्कूल्स कॉलेजेस में आज भी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। तो ओवरऑल अगर इंडिया से मैं फिलॉसफी के बच्चों की बात करूं, मिनिमम से मिनिमम रेशो की बात करूं, तो लगभग लगभग ज्यादा नहीं, केवल 10 से 20,000 बच्चे। ये रेशो बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर मैं एक एक जीरो बढ़ा दूं इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट मैं एक जस्ट एक रेशो लेके चल रहा हूं कि फिलॉसफी के स्टूडेंट बाकी सब्जेक्टों की तुलना में लगभग 1/5, पांचवा हिस्सा ही है। फिलॉसफी के विद्यार्थी पांचवा हिस्सा या पांचवें हिस्से से भी कम है पूरे इंडिया के अंदर। अब आप रेशियो देखने की कोशिश कीजिए। इकोनॉमिक्स में 1200 बच्चों ने ऑलमोस्ट आपका नेट क्रैक किया, लगभग 50,000 या 1 लाख बच्चों में से 1200 बच्चे, 1 लाख में से 1200 बच्चे। तो 1 लाख बच्चों में से 1200 बच्चे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ऑलमोस्ट आपका आ जाएगा बहुत 0.0012 या 16% के आसपास, 0.0012% के आसपास मान लीजिए आप। लेकिन फिलॉसफी में अगर मैं देखता हूं 10,000 बच्चों में से 170 या 169 बच्चे पास कर रहे हैं, तो 0.0016-17% के आसपास आ जाएगा। बेसिकली रेशियो ज्यादा है उनकी तादाद में, उनकी मात्रा में। तो आप ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप के सब्जेक्ट में कंपटीशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप भीड़ नहीं है, आप सिलेक्टेड लोग हैं। कट ऑफ आपका ज्यादा जाता है क्योंकि बच्चे अचीव करते हैं कट ऑफ, वहां लोग जा रहे हैं। मैक्सिमम जेआरएफ में भी अगर 25 बच्चे जा रहे हैं तो ये तो नहीं है कि कोई पास नहीं कर रहा, पास नहीं करता तो इतना कट ऑफ होता ही क्यों, कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ जाता। लेकिन हमें फिक्स है कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है, मतलब बच्चों ने फिर भी पास किया है। तो फिलॉसफी के अंदर कट ऑफ ज्यादा नहीं है, फिलॉसफी के अंदर क्वालिटी है, फिलॉसफी के बच्चे कर सकते हैं। तो रेशियो भी कम नहीं है। आप ठीक है, आप बच्चे कम है इसलिए सिलेक्शन भी कम बच्चों का होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में बच्चे भी ज्यादा हैं तो सिलेक्शन भी उनका ज्यादा होता है। तो इस तरह की जो बातें होती है उन पर थोड़ा ध्यान ना दें कि साहब सब्जेक्ट ऐसा है, इसका नंबर ही नहीं आता है, इसका कट ऑफ भी ऐसा जाता है कि पास भी नहीं कर सकते हैं। नया सब्जेक्ट नहीं है लेकिन स्कोप नया है, ध्यान रखिएगा। फिलॉसफी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ पर लिमिटेड लोग हैं, काम करने वाले को कमी नहीं है, काम बहुत है यहाँ पर। आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, धीरे धीरे हर सेक्टर के अंदर देखिएगा फिलॉसफी आ जाएगा।
कोविड के बाद यही हुआ, और एनटीए नेट ने भी आपका 10th यूनिट जो डाला है अप्लाइड फिलॉसफी या अप्लाइड एथिक्स, वो आपको यही सिखाता है कि फिलॉसफी कहाँ कहाँ विद्यमान है। तो वो मेडिकल में भी है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर भी है, वो मीडिया में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो आपकी डेली लाइफ में भी है। तो फिलॉसफी की कोई लिमिट्स नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सोचकर कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, अपनी रफ्तार को कंटिन्यू रखिए और किसी तरह के डिप्रेशन में आने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम फिर से करेंगे, आप फिर से मेहनत कीजिए।